हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन का 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द सोल्जर, जिसके राइटर रूपर्ट ब्रूक हैं। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मैंने पोएट्री और प्रोज जितने भी चैप्टर है उनके क्वेश्चन आंसर और समरी का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप वहां से क्वेश्चन आंसर और समरी का जो भी वीडियो है वो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं द सोल्जर को। सबसे पहले हम रूपर्ट ब्रूक के इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पोएट्री को स्टार्ट करेंगे। So Rupert Brooke, 1887 to 1915, was born in well-to-do academic family. तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो हुआ था वो 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। और उनका जन्म एक बहुत ही पढ़े लिखे फैमिली में हुआ था। His father was house master at रग्बी स्कूल। उनके जो फादर थे वो रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे, इंचार्ज भी बोल सकते हैं। Where Rupert Brooke was educated before going to King's College, Cambridge, जहाँ पे रूपर्ट ब्रूक ने अपनी पढ़ाई की थी किंग्स कॉलेज जाने से पहले। Y.V. ईस्ट, ठीक है। W. ईस्ट, द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड सॉरी। तो जो W.B. येट्स थे बहुत ही फेमस पोएट थे जो जिन्होंने रूपर्ट ब्रूक को सबसे ज्यादा हैंडसम युवा के रूप में, इंग्लैंड के हैंडसम युवा के रूप में डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of young and beautiful fallen warrior. उनको एक बहुत ही सिंबॉलिक छाप छोड़ने वाली भूमिका मतलब एक भूमिका उन्होंने भूमिका के रूप में याद किया जाता है, जो कि बाद में एक बहुत ही युवा और बहुत ही सुंदर हारे हुए योद्धा के मिथ में यानी कल्पना में बदल गई। He died to septicemia on April 23 in 1915. तो उनकी मृत्यु 23 अप्रैल को 1915 में हो गई थी सेप्टिकेमिया से। Of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle as Gallipoli, जो कि लेमनोस के आइलैंड पे जाते समय, एजियन में जो कि है लेमनोस आइलैंड, और उसके रास्ते में जहाँ पे वो लोग बैटल करने यानी युद्ध करने जा रहे थे गोबीपोल पे, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वॉर पोएट। ब्रूक को एक वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है, यानी युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। Who inspired patriotism in the early phase of the First World War? उन्होंने पेट्रियोटिज्म यानी अपनी कविताओं से लोगों के मन में देशभक्ति की जो भावना है उसको पैदा किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने लोगों के मन में अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है उसको पैदा किया अपने कविताओं से। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and most anthologist. ठीक है, उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो सबसे ज्यादा बढ़ी उनके वॉर सोनेट्स की वजह से। और उसमें जो 10 सोल्जर है जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो बिना किसी शंका के वो सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा उनको प्रतिष्ठा दिलाने वाली रही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फील्ड दैट फॉर एवर इंग्लैंड, कि जहाँ पे भी मरूंगा, किसी भी जहाँ पे कोई विदेशी जमीन जहाँ पे भी मैं मरूंगा, वो जो कोना होगा, वो जो जमीन होगी वो इंग्लैंड की हो जाएगी हमेशा के लिए। There shall be in that reach a richer dust concealed, और उस महान धरती पे उस फॉरेन फील्ड को भी यहाँ पे जो राइटर है वो महान बोल रहे हैं, तो वो उस महान धरती पे जो मेरा उससे भी ज्यादा महान डस्ट है, क्योंकि ये इंग्लैंड को सबसे ज्यादा महान मानते हैं, तो ये क्योंकि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं तो ये खुद को भी बहुत ज्यादा महान बता रहे हैं। उस जमीन से भी जो मेरा डस्ट है यानी इंग्लैंड का जो डस्ट है वो उससे भी महान है, जो कि उस फॉरेन फील्ड में क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, कंसील हो जाएगा। A dust whom England bore, वो डस्ट, वो धूल जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, बनाया। मेड अवेयर, ठीक है, और मेड अवेयर जागरूक किया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, अपने फूल दिए प्यार करने के लिए। हर वेज टू रोम, और घूमने के लिए अपने रास्ते दिए। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और जो मेरा बॉडी है वो इंग्लैंड का है और वो इंग्लिश एयर में ही सांस लेता है।
वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम। और जो मेरा शरीर है उसको वहाँ की नदियों ने धोया, नहलाया, और वहाँ के जो सूरज है, वहाँ के जो सन्स है, वहाँ के जो गॉड है, वहाँ उसने हम मुझे आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट देखते हैं। सो सोनेट में टोटल जो होते हैं वो 14 लाइन होते हैं। पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 8 लाइन का होता है जिसको ऑक्टेट बोलते हैं, और जो लास्ट में जो 6 लाइन होता है उसको सेक्सेट बोलते हैं। तो दोनों को 8 और 6 को मिला के 14 लाइन बनते हैं और उनको सोनेट बोलते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे। और सोचो कि जो इस दिल में से, ये जो मेरा दिल है, इसमें से सारी जो बुराइयां हैं वो अलग हो जाए, वो दूर हो जाए। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। और जो ये पल्स है, यानी पल्स मतलब जो धड़कन है, जो मेरी सोच है, जो कि मेरे इटर्नल माइंड में, यानी जो मेरा कभी नहीं खत्म होने वाला जो मन है, यानी जो बॉडी है वो मर जाएगी लेकिन जो अंदर का मन है वो कभी नहीं मरेगा। और उसमें जो मेरे मन में जो इंग्लैंड के प्रति जो भावनाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं जो सोच है जो इंग्लैंड ने मुझे दिया है वो कहीं ना कहीं मैं फिर से इंग्लैंड को वापस दे दूंगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी हर एज हर डे। और जो वहाँ के जो नज़ारे हैं, वहाँ की जो मतलब साउंड्स हैं, वहाँ के जो आवाज़ें हैं वो उसी के दिन की तरह, और वहाँ के जो सपने हैं उसी के दिन की तरह खुशहालियों से भरे हुए हैं। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। और जो मैंने अपने दोस्तों से जो लाफ्टर सीखा, जो हंसना सीखा, जो जेंटलनेस सीखा, यानी जो विनम्रता सीखी, इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी और वो मेरे साथ इंग्लिश हेवन में जाएगी। यानी कि वो जाएंगे भी तो इंग्लिश हेवन में, ठीक है। और वो जो अपने देश के प्रति जो उनकी देशभक्ति है वो हमेशा के लिए उनके दिल में रहेगी, वो उनके मरने के बाद भी रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।